वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में भी लगे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स यानी भौतिकी के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताइए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ गए हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो आप लोग यह क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर दिया है प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी यहाँ पर होगा जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। और प्रकाश का कुछ उदाहरण भी है, देख सकते हो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि ये सभी ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती हैं। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती हैं और निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होता है। निर्वात में इसकी चाल देख सकते हो कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश सरल रेखा में गमन करती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश गमन करती हैं, तो हमेशा सरल रेखा यानी सीधा रेखा में गमन करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद यहाँ पर है 19वीं शताब्दी में पाया गया कि यदि प्रकाश के पद में एक बहुत ही छोटी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पद से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विवर्तन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है किरणों को समूह के किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, इधर से भी प्रकाश आ रहा है, यानी चारों दिशा से प्रकाश आ रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है कि यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। उसके बाद है यहाँ पर अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, अपसारी किरण पुंज कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण में एक बिंदु पर जमा होते हैं। अभिसारी, यहाँ पर देखिए कुछ गलत लिखा गया, अभिसारी इस तरह से नहीं होता है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देख लीजिएगा, लिखिएगा कॉपी में, तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। देखिए क्वेश्चन लगभग 6 से 7 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सोच सकते हो कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन क्या है, दोनों एक ही में पूछेगा और इसके नियमों को लिखे। तो इसका उत्तर है प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती हैं, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती हैं, और इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन
कहते हैं। उसके बाद इसका चित्र भी बनाना होगा, देख सकते हो। एक क्वेश्चन हो सकता है 5 अंक में भी पूछा जाए, लेकिन अभी तक तो 2 अंक में पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है 5 अंक में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस प्रकार इसका चित्र है, यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर ये अभिलंब है और ये आपतन कोण जिसे हम अपवर्तित किरण ये जाता है। उसके बाद यहाँ पर परिवर्तित किरण भी है, परिवर्तन कोण है। इस प्रकार से बना लीजिएगा। उसके बाद इसका नियम देखिए, नियम है यहाँ पर अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम नहीं है, अपवर्तन के नियम दिया गया है यहाँ पर। तो अपवर्तन के नियम आप जानते हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। तो प्रकाश के अपवर्तन या परिवर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है? तो 2 नियम। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। तो यहाँ पर अपवर्तन के नियम दिया गया है। पहला नियम होता है अपवर्तन के, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। यहाँ पर चित्र में ऊपर हम दिखा दिया है। उसके बाद 2 नंबर है, किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्वा तथा अपवर्तन कोण की ज्वा का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर स्नेल होगा, स्नेल का नियम भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप्तदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आप्तदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे सूर्य, तारा और यहाँ पर जुगनू आदि हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है। इसको उल्टा कर देना है, नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है, जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि हैं इसका उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर नेत्र तक पहुंचती हैं, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, कांच, अल्कोहल, हीरा इत्यादि इसका उदाहरण है। प्रकाश माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ पर समांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। दूसरा है विषमांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विषमांगी माध्यम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए अब अलग पूछा गया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में फिर वापस लौट जाते हैं, उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती हैं, उस सतह को ही परावर्तन सतह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद है परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं, जो कि हम ऊपर चित्र में यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाया गया था, यह अभिलंब था। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये जो जा रही हैं उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, और जो इधर से आ रही हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अपवर्तित किरण, जो यहाँ पर आ रही हैं इस प्रकार उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, और जो जा रही हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में यहाँ पर इस प्रकार से अभिलंब होता है, जो कि चित्र में ऊपर दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती हैं उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। यह सभी का पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद हम अपना नंबर दे देंगे, मैसेज कीजिएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलंब किसे कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन देखिए एक चित्र से कितना क्वेश्चन बन रहा है। अभिलंब किसे कहते हैं, तो ऊपर हम चित्र बताए थे, इस प्रकार से चित्र था यहाँ पर। ये जो है वह आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और जो बीच में यहाँ पर देखिए खींचा गया है उसे तो ही अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं, यहाँ पर जो बीच में डाला गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। इस प्रकार से चित्र जो ऊपर दिखाया गया है, इस प्रकार से जो किरण आ रही हैं और फिर जा रही हैं, तो देखिए यहाँ पर आपतित किरण, ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी इस पर जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। और जो इधर कोण बनता है यानी इससे बीच में कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ही गया है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो जो बीच में यहाँ पर इस प्रकार से बनता है इसमें, उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, जो कि परावर्तित किरण ये हैं जो जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण कहा जाता है। यह दो तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम बिंदु को वस्तु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे पहले यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक वस्तु और दूसरा होता है काल्पनिक वस्तु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरण किसी बिंदु पर मिलने या मिलती में प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग आवश्यक ही रंगा होता है। यानी जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से दर्पण होता है या इस प्रकार से दर्पण होता है। तो अगर इस प्रकार से है तो इधर से रांगा होगा और अगर इस प्रकार से दर्पण है तो इधर से रांगा होगा। वहीं यहाँ पर लिखा गया कि एक भाग आवश्यक ही रांगा होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और यहाँ पर पखलाय दर्पण। तो पहला नंबर देख लेते हैं समतल दर्पण क्या है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा सीधा और काल्पनिक और बराबर बनता है। देखिए इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिए 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन गया। जैसे पूछ देगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और देख लेते हैं बराबर बनता है, देख सकते हो। तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह होगा, यहाँ पर सतह लिखा गया है। परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दोनों को देख लेते हैं। पहला है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धासा हो अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो देखिए ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस होता है और फोकस दूरी होता है और प्रधान अक्ष होता है, उसके बाद द्वारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो दर्पण खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से सूचित किया जाता है। उसके बाद दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, इसे हम पी से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे हम आर से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है। तो अभिसारी दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है। तो अपसारी दर्पण होता है। या पूछेगा कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है। तो अपसारी लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, सॉरी अपसारी उत्तल का होता है। अवतल दर्पण पूछे या अवतल लेंस पूछे, उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो अभिसारी दर्पण या अभिसारी लेंस होता है। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम या उत्तल लेंस का दूसरा नाम तो अपसारी दर्पण या लेंस होता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान उसके समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही गोलीय दर्पण को फोकस कहा जाता है, इसे हम एफ से सूचित करते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी गोलीय दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है। तो हमेशा होता है ऋणात्मक होता है, यानी माइनस होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, याद रखिएगा, काफी बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी या चिन्ह क्या होता है, यानी चिन्ह पूछे या हिंदी में लिखा है ऋणात्मक या चिन्ह होता है माइनस का। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी या चिन्ह क्या होता है। तो धनात्मक होता है, यानी प्लस का पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से किया जाता है। तो ध्रुव से किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी का चिन्ह कैसे होता है। तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में कैसा संबंध होता है। तो एफ बराबर फार्मूला बनता है r/2 होता है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने में ये काम आता है। ये फार्मूला एफ यानी फोकस दूरी का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो अवतल दर्पण के प्रधान के समानांतर आती किरण, प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है हजामत दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी आंसर बनता है, आंसर से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन बन गया कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, और पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि अवतल दर्पण में उपयोग होता है तो सोलर कुकर, या पूछ देगा कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन का आंसर बनाता है, कभी आंसर का क्वेश्चन। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समानांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती हैं, इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष, यहाँ पर अक्ष लिखा गया है, अक्ष होगा, समानांतर हो जाती है, इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि किसी गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा है, तो इसका उत्तर है कि इसका अर्थ है कि वह अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो वह अवतल दर्पण है। उसके बाद नेक्स्ट है किसी गोलीय दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब 4 गुना है, तो इसका अर्थ है कि वह भी अवतल दर्पण ही। नेक्स्ट पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण में बना
प्रतिबिंब सीधा एंड छोटा होता है तो वह है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण एंड समतल दर्पण की पहचान स्पर्श करके बिना स्पर्श किए हुए कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर है कि मेज पर रखे 3 दर्पणों यहाँ पर दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर पता चलता है कि जिसका परावर्तक सतह घाटा है वह अवतल दर्पण होगा और जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण होगा और जिसका परावर्तक सतह समतल है वह समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इसे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को अभिसारित करता है, इस गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस में अंतर लिखिए। तो देखिए इस प्रकार से इसका उत्तर है, यहाँ पर इस बगल है उत्तल लेंस और इस बगल है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है और अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, चित्र भी देख सकते हो। और पहला नंबर है उत्तल लेंस में किसके किनारे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। पहला नंबर है अवतल लेंस में किसके किनारे का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। दूसरा नंबर है उत्तल लेंस के इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर है तीसरा नंबर कि इसमें वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चौथा है उत्तल लेंस में किसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर है कि यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर है अवतल लेंस में कि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा नंबर है अवतल लेंस में कि इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और चौथा नंबर है अवतल लेंस में किसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। पांचवा है कि यह अपवर्तित किरणों को अभिसारित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, किरण आलेख खींचे। तो इसका उत्तर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी वह उपयुक्त है जिससे छोटे बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग होता है और इसका चित्र भी कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा कॉपी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आलेख खींचे। केवल किरण खींचना है, बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से इसका किरण है बना लीजिएगा, देख सकते हो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइएगा इस प्रकार से यहाँ पर, और ये आपतित किरण है, विचलन कोण है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है निर्गत किरण है, बीच में अपवर्तित किरण और प्रिज्म का कोण ये होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो इतना क्लास में हम लोग रहने देते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा